हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 146 सॉफ्ट रोमांस और करण को मिली प्रेगनेंसी किट। शिवांगी ने अविनाश और अक्षता को गले लगाते हुए कहा, बेटा तुम्हें ये सब कहने की जरूरत क्यों पड़ गई? मुझे तो खुद तुम अपनी बहू के लिए बहुत पसंद हो। सुलेखा, हाँ लेकिन अभी अक्षता ही तो हमारा सहारा थी और वो भी तुम लोगों के साथ चली जाएगी तो अब तो हम दोनों फिर से अकेले हो जाएंगे। युवराज, हाँ तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है सासू माँ। शादी के बाद अविनाश और अक्षता यहाँ आकर आपके साथ शिफ्ट हो जाएंगे। इसी बहाने मुझे और शिवांगी को थोड़ा टाइम स्पेंड करने को मिल जाएगा। शिवांगी ने गुस्से से युवराज को घूरा क्योंकि वो कुछ भी बोल रहा था वो भी सबके सामने। अक्षता मुस्काने लगी और अविनाश ने युवराज के पास आकर कहा, डैड आप चाहे कितनी भी प्लानिंग कर लो लेकिन मैं आपको और मॉम को बिल्कुल भी प्रिवेसी नहीं देने वाला। सभी हंसने लगे। शिवांगी ने कहा, आप लोग बैठिए, मैं आप सब के लिए डिनर लगवाती हूँ। अक्षता भी उठी और कहा, आंटी मैं भी आपके साथ चलती हूँ। शिवांगी, नहीं अक्षता, अभी तो तुम्हारी सगाई हुई है और अभी काम पर लग जाओगी। उद्धरण चिन्ह डॉट। तुम लोग जाओ, जाकर अकेले में बातें करो, मैं मेड को बोल देती हूँ, वो लगा देगी खाना। अविनाश ने अक्षता की तरफ देखते हुए स्माइल की और युवराज ने अविनाश से कहा, जाओ अविनाश, अपनी होने वाली बीवी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो और बातें करो, अब हम लोगों के बीच तुम बच्चों का क्या काम। उद्धरण चिन्ह। अविनाश और अक्षता वहां से उठकर ऊपर छत पर चले गए। यहाँ लाइट काफी कम थी और अविनाश और अक्षता ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था। अक्षता अभी कोई बात नहीं कर रही थी, वो कुछ सोचकर मुस्कुरा रही थी। अविनाश ने अक्षता को ऐसे देखकर कहा, क्या हुआ अक्षता, आप क्या सोच रही हैं? अक्षता ने अविनाश का हाथ पकड़ा और वही खड़े होकर उसके कंधे पर सिर रखते हुए कहा, यही सोच रही हूँ कि ये सब कितना जल्दी हो गया ना। हम मिले, दोस्ती हुई, प्यार और अब सगाई, कुछ दिनों में हमारी शादी हो जाएगी। समझ नहीं आ रहा, टाइम जैसे कहीं भागे जा रहा हो। अविनाश ने अक्षता के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, तो आपको कैसा लग रहा है माय फ्यूचर वाइफ? अक्षता स्माइल करते हुए, बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही है, समझ नहीं आ रहा इस एक्साइटमेंट को कैसे बयान करूं। अविनाश अक्षता की बात सुनकर वही रुक गया और उसने अक्षता के हाथ से अपना हाथ हटाते हुए उसे अपने सामने किया और कहा, मुझे पता है इस एक्साइटमेंट को कैसे जाहिर करना है, उसके बाद ये अजीब सी फीलिंग भी बंद हो जाएगी। अक्षता ने स्माइल करते हुए कहा, लेकिन अभी मुझे यही फीलिंग्स बरकरार रखनी है, अभी आपके किसी फेवर की जरूरत नहीं है। अविनाश ने अक्षता की बात सुनकर उसे अपने पास खींच लिया और उसके पास आकर उसकी गाल पर किस किया। अक्षता ने अपनी आंखें बंद कर ली। अविनाश ने अक्षता के कान पर बाइट किया और धीरे से उसके कान में कहा, आई लव यू। अक्षता ने अपनी बंद आंखों से कहा, आई लव यू टू माई फ्यूचर हस्बैंड। अविनाश ने स्माइल की और अक्षता को पकड़कर दूसरी तरफ घुमा दिया। अविनाश ने अक्षता की बालों को पीछे से हटकर एक साइड में किया और उसकी नेक पर किस किया। अक्षता के शरीर में एक अजीब सा कर्ट दौड़ गया और उसने अपने हाथों की मुट्ठी बंद कर ली। अक्षता ने अविनाश से धीरे से कहा, अविनाश प्लीज। अविनाश, इट्स ओके अक्षता, मैं जानता हूँ अपनी लिमिट। अक्षता ने आगे कुछ नहीं कहा और अविनाश ने अपने दोनों हाथों से अक्षता के दोनों हाथ पकड़ लिए और उसके नेक पर धीरे से बाइट किया। अविनाश ने अक्षता की नेक से ऊपर आते हुए उसकी गालों पर किस किया, फिर उसे अपनी तरफ घुमा के उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। अक्षता ने आंखें कसकर बंद कर ली और अविनाश उसके होठों को सॉफ्टली किस करने लगा। अविनाश ने अक्षता के दोनों होठों को बारी बारी से सक किया और धीरे धीरे उसके दोनों होठों पर अपनी जीभ चलने लगा। अक्षता ने अविनाश के दोनों हाथों को कसकर पकड़ लिया और फुसफुसाते हुए कहा, नीचे सब इंतजार कर रहे होंगे अविनाश, हमें नीचे चलना चाहिए। अविनाश ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारा कोई इंतजार नहीं कर रहा होगा अक्षता, वो जानते हैं कि हम कपल है और हमें प्राइवेसी देनी है।
अक्षता ने आगे कुछ नहीं कहा और अविनाश ने फिर से अक्षता की होंठों को किस करना स्टार्ट कर दिया। करीब 15 मिनट तक किस करने के बाद अविनाश ने अक्षता के होठों को छोड़ा तो उसने देखा कि अक्षता तेज तेज सांस ले रही थी। अविनाश ने अक्षता को देखते हुए कहा, आप ठीक तो हो? मेरा मतलब। अक्षता, कुछ नहीं, वह बस मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन अब ठीक है। अविनाश ने स्माइल करते हुए कहा, इसका मतलब अब से मुझे किस करते टाइम ये भी ख्याल रखना पड़ेगा कि कहीं मेरी बीवी को सांस लेने में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे आपको ये भी आ जाएगा। अक्षता, अच्छा, आपको बहुत प्रैक्टिस है किस करने की? कहीं पहले भी किसी के साथ? उद्धरण चिन्ह। अविनाश ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा नसीब कहाँ हमारा कि हम अपनी होने वाली बीवी के अलावा किसी और की तरफ देख भी ले, और अब तो इतनी हिम्मत भी नहीं होगी। अविनाश की बात सुनकर अक्षता खिलखिलाते हुए हंसने लगी और अविनाश की गले लग गई। अविनाश ने भी अक्षता को अपनी बाहों में भर लिया और दोनों ने अपनी आंखें बंद कर ली। आज उन दोनों के लिए बहुत खुशी का दिन था। वो दोनों एक नए रिश्ते में जुड़ने जा रहे थे। उन दोनों के प्यार को एक रिश्ते का नाम मिल गया था, वह भी शिवांगी और युवराज की वजह से। अविनाश इस बात से कुछ था कि उसे शिवांगी और युवराज जैसे पेरेंट्स मिले। फ्लैशबैक। शिवांगी और युवराज उस औरत को गोली लगने के बाद वहां हॉस्पिटल की कमरे के बाहर खड़े इधर उधर परेशान घूम रहे थे। तभी वहां डॉक्टर आया और उसने बताया कि शिवांगी की जान बचाने वाली उस औरत की जान खतरे में है और उन्हें बचाना मुश्किल होगा। शिवांगी डॉक्टर की बात सुनकर और ज्यादा घबरा गई, लेकिन युवराज ने शिवांगी को संभालते हुए कहा, घबराओ मत शिवांगी, कुछ नहीं होगा, वह ठीक हो जाएगी। शिवांगी ने युवराज से कहा, उसे ठीक होना होगा, उसने बताया ना उसका एक बेटा है, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। डॉक्टर फिर से उस औरत के पास अंदर चले गए, उसका इलाज शुरू कर दिया। शिवांगी और युवराज वहीं परेशान खड़े थे। करीब 1 घंटे के बाद डॉक्टर की टीम उसे रूम से बाहर निकली और उन लोगों ने शिवांगी और युवराज को बताया उस औरत की बुलेट निकाल दी है, लेकिन अभी खतरा टला नहीं है क्योंकि जहर बॉडी में फैल चुका है। वो औरत बार बार शिवांगी और युवराज से मिलने की बात कर रही थी, इसलिए डॉक्टर ने शाम तक शिवांगी और युवराज को उस औरत से मिलने की इजाजत दे दी। शिवांगी अंदर गई और युवराज भी उसके साथ था। उस औरत ने शिवांगी को देखते हुए धीरे से कहा, मैं मेरा बेटा। शिवांगी ने इस औरत के पास आकर उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए, आपका बेटा ठीक है, अब आप भी ठीक हो जाएंगे और फिर आपके बेटे के पास चलेंगे हम लोग। उसे औरत ने कहा, नहीं मैडम, मैं ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाऊंगी, मुझे ब्लड कैंसर है और वह भी लास्ट स्टेज, इसीलिए मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरे बेटे को एक अच्छी जिंदगी मिले, एक बहुत अच्छी जिंदगी। पहले ही उसका मेरे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन जब उस औरत को आप पर गोली चलाते हुए देखा तो पता नहीं मुझे क्या सोचा, मैं आपके आगे आ गई। कुछ दिनों की जिंदगी थी यह, आपकी इतनी बड़ी जिंदगी और आपके बच्चे होने वाले बच्चों की जिंदगी से ज्यादा कीमती नहीं थी। शिवांगी ने उस औरत की बात सुनकर युवराज की तरफ देखा। युवराज भी हैरानी से शिवांगी की तरफ देख रहा था। शिवांगी ने कहा, आपने ऐसा क्यों किया? मुझे कुछ हो जाता तो कोई बात नहीं, लेकिन आपका भी तो आपकी बेटे के अलावा और कोई नहीं था ना। उसे औरत ने कहा, मैं तो वैसे भी थोड़े दिनों में करने वाली ही थी, लेकिन मेरी सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे बेटे का नाम अविनाश है, उसका ख्याल रखना, आप उसे अपना नाम दीजिएगा, उसे अपनी फैमिली में रखना, लेकिन उसे अपना बेटा समझ कर रखिएगा। उसे उतना ही प्यार दीजिएगा जितना एक माँ अपने बच्चों को देती है। अगर आप मेरे किए हुए एहसान का बदला चुकाना चाहती हैं तो आपको ये करना ही होगा। भले ही इसे आप मेरा स्वार्थ समझे, लेकिन मेरे बच्चे के लिए ये जरूरी है। फ्लैशबैक एंड सिंघानिया हाउस। अगली सुबह सुबह के 10 बज गए थे और युवांशी अभी तक सो रही थी। आज संडे था तो करण आज जिम के लिए गया हुआ था। जैसे ही करण करीब आधे घंटे के बाद वापस आया तो उसने ऐसे युवांशी को सोते हुए देखकर युवांशी के ऊपर से ब्लैंकेट खींचकर नीचे फेंक दिया और कहा, रेड रोज टाइम देखो, तुम पूरा पूरा दिन सोती रहती हो, थकती नहीं हो क्या? युवांशी ने अपनी आंखें खोली और गुस्से से करण को घूरते हुए कहा, क्या मतलब है तुम्हारे कहने का? मैं यहाँ फालतू बैठी रहती हूँ।
बता तो कर कुछ ऐसा अगर तुम्हारे मन में, तो चली जाती हूँ यहाँ से। करण, तुम हर बात का उल्टा मतलब क्यों निकालती हो युवंशी? मैंने सिर्फ इतना कहा है, तुम उठकर मेरे साथ जिम चला करो, एक्सरसाइज वगैरह किया करो। पूरा दिन होता है सोने के लिए, रात होती है, तुम सुबह सुबह इतना आलसी क्यों हो जाती हो? उद्धरण चिन्ह। युवांशी, तुम प्लीज सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब मत करो और ऑफिस जाने के लिए रेडी हो। मेरी मर्जी होगी तो मैं उठ जाऊंगी, और वैसे भी उठकर मुझे करना ही क्या है? सोने दो ना, और सारा दिन वैसे भी तुम्हारे वो परिवार वाले ताने देते रहेंगे। करण, तुम्हें तो ये भी ख्याल नहीं कि आज संडे है। करण ने आगे कुछ नहीं कहा। युवांशी फिर से आंखें बंद करके लेट गई। करण ने अलमारी खोली और उसमें से अपना टॉवल निकलने लगा, लेकिन टॉवल के साथ कुछ कपड़े नीचे गिर गए। करण ने वो कपड़े वापस अलमारी में रखते हुए अलमारी बंद की और युवांशी की तरफ देखकर वॉशरूम में जाने लगा, लेकिन तभी उसका पैर लगने की वजह से डस्टबिन गिर गया और उसमें से युवांशी की प्रेगनेंसी वाली किट बाहर निकाल कर गिर गई, जो करण ने देख ली थी। करण ने जल्दी से वो किट को उठाते हुए देखा कि इस पर पॉजिटिव रिजल्ट था। करण ने युवांशी से कहा, युवांशी ये क्या है और तुमने मुझे बताया तक नहीं, तुम प्रेग्नेंट हो? जैसे ही युवांशी ने करण के मुंह से ये बात सुनी तो एक झटके से उसकी आंख खुली और वह बेड से उठकर बैठ गई। युवांशी ने करण के हाथ में वह प्रेगनेंसी किट देखी और मन ही मन कहा, बेवकूफ युवांशी, तू उस किट को कहीं और फ्लश नहीं कर सकती थी क्या? उद्धरण चिन्ह डॉट। अब क्या होगा? इसने देख लिया और ये हजारों सवाल करेगा, और मैं तो अबॉर्शन की गोली खा ली है ना, तो अब तो। करण, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम ये कितनी बड़ी बात और मुझे बताया तक नहीं। युवांशी, वो करण, मैंने बस ऐसे ही टेस्ट कर लिया था, लेकिन। करण, हाँ तो ये तो खुशी की बात है ना। देखो वैसे हमने सोचा था कि अभी ये सब नहीं, लेकिन अगर हो ही गया है तो उसमें बुराई क्या है? उद्धरण चिन्ह। एपिसोड 147। युवराज ओबरॉय का रोमांस सदाबहार है। युवंशी के चेहरे से लग रहा था कि वह थोड़ा घबरा रही है, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है करण, तुम कुछ ज्यादा सोच रहे हो। ये तो बस ऐसे ही चेक किया था, लेकिन ये किट एक्सपायर हो चुकी है। आई एम नॉट प्रेग्नेंट। करण, एक्सपायर? मैं ऐसे सोचे जा रहा था कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। ओह ठीक है, अगर नहीं भी है आगे से हम प्रोटेक्शन यूज कर लेंगे। युवंशी, लेकिन कारण, अगर सच में अगर मैं प्रेग्नेंट तो क्या करते तुम? मेरा मतलब अभी अभी तुमने कहा ना कि मेरी प्रेगनेंसी खुशी की खबर है, और तुमने तो कहा था ना कि अभी तुम ये सब नहीं चाहते क्योंकि अभी मेरी उम्र बहुत कम है। आई एम जस्ट 21 ईयर्स ओल्ड। करण, हाँ मैं जानता हूँ रेड रोज, लेकिन अगर यह हो गया होता तो हम क्या कर लेते? मैंने सिर्फ इतना कहा था कि हम लोग रिस्क नहीं लेंगे, प्रोटेक्शन के बिना कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि तो अभी तुम्हारी एज कम है। लेकिन अगर तुम प्रेग्नेंट हो गई तो भी हम कुछ नहीं कर सकते ना, और अगर कोई हमारे बीच आ भी गया तो वो हमारे प्यार की निशानी ही होगी। युवांशी, तुम्हारी बातें मेरे समझ से बिल्कुल बाहर है, तो अब मेरा दिमाग खाता बंद करो। ऐसा कुछ भी नहीं है और ना ही मुझे ये सब चाहिए। तो आगे से मेरे करीब आना हो प्रोटेक्शन के साथ आना, और अगर ऐसे मुझे हाथ भी लगाया तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगी। करण ने वो किट वापस डस्टबिन में फेंकते हुए युवांशी के पास आकर कहा, हाँ तो ये तो ठीक है, लेकिन मैं प्रोटेक्शन अभी ले आता हूँ और कुछ मीठा हो जाए। युवांशी ने करण को पीछे धकेलते हुए कहा, शट अप एंड जाकर फ्रेश हो जाओ, पहले ही तुम्हारी बकवास की वजह से मेरी नींद खराब हो गई है, तो अब मुझे उठना पड़ेगा। युवराज का घर। शिवांगी कहीं जाने के लिए रेडी हो रही थी। संडे था तो आज युवराज और अविनाश घर पर ही थे। शिवांगी ने पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई थी और बालों का जुड़ा बनाया हुआ था। शिवांगी ने हल्की सी लिपस्टिक लगाई और सिंदूर भी लगाया था। वो मिरर में खुद को देख रही थी कि तभी युवराज ने पीछे से आकर उसे बाहों में भर लिया। शिवांगी, हटो युवराज, मुझे जाना है शॉपिंग के लिए। युवराज, हाँ तो अपने बेटे की शादी की शॉपिंग में पति को भूल जाओगी क्या? कितने दिन हो गए हमें रोमांस किए हुए। शिवांगी ने वापस पलटकर युवराज की शर्ट का बटन ठीक करते हुए कहा, हाँ तो मिस्टर ओबरॉय अब ये सब भूल जाओ, क्योंकि अब आपके घर आपकी बहू आने वाली है।
अब ये बेशर्मी वाली हरकतें बंद कर दो, नहीं तो बहुत पछताने वाले हो। युवराज ने शिवांगी के गाल पर किस किया और कहा, युवराज ओबरॉय का रोमांस तो सदाबहार है, और अगर मुझे चैलेंज किया तो इसका क्या अंजाम होगा ये तो तुम अच्छे से जानती हो ना। उद्धरण चिन्ह। शिवांगी ने युवराज को धक्का दिया और कहा, जाओ युवराज, तुम क्यों तंग करते रहते हो? तुम्हें पता है ना, अभी जरूरी जाना है मुझे, अक्षता भी आ रही है, वो वेट कर रही होगी हमारा। जाओ जल्दी से रेडी हो जाओ, तुम भी रेडी हो जाओ। युवराज ने आगे कुछ नहीं कहा और शिवांगी से दूर हो गया। वो चुपचाप अपने कपड़े निकालने लगा। शिवांगी को एहसास हो गया था कि उसे ऐसे युवराज को धक्का नहीं देना चाहिए था। युवराज को शायद उसकी इस बात पर गुस्सा आ गया था। शिवांगी युवराज के पास गई और उसे पीछे से हक कर लिया। युवराज ने शिवांगी को पीछे हटाते हुए कहा, क्या है अब? मैं रेडी होने जा रहा हूँ, छोड़ो मुझे। शिवांगी ने युवराज को छोड़ दिया और उसके आगे आकर कहा, आई एम सो सॉरी युवराज, मैं बस ऐसे ही, मेरा वो मतलब नहीं था। युवराज ने शिवांगी का हाथ पीछे हटा दिया, लेकिन शिवांगी समझ गई कि युवराज अब ऐसे नहीं मानने वाला। शिवांगी ने युवराज के दोनों गालों पर हाथ रख दिए और जल्दी से उसके होंठों पर एक किस देने के बाद पीछे हट गई। युवराज ने शिवांगी को देखकर स्माइल की और कहा, अब ऐसे मनाओगी तो नहीं मानने वाला मैं, इतनी छोटी किस से युवराज ओबरॉय कैसे मान जाएगा? शिवांगी ने युवराज की गाल पर एक और किस की और कहा, इतना काफी है अभी के लिए, लेकिन अभी तुम प्लीज रेडी हो जाओ। युवराज, ओके, लेकिन सिर्फ अभी के लिए। रात को मिलेगी इसकी सजा तुम्हें। शिवांगी ने स्माइल की और अविनाश के रूम की तरफ चली गई। शिवांगी ने देखा कि अविनाश रेडी हो चुका था और उसने व्हाइट शर्ट और ब्लैक जीन पहनी हुई थी। अविनाश ने खुद से कहा, आज तो क्या स्मार्ट लग रहा हूं मैं, अक्षता देखते ही फिदा हो जाएगी मुझ पर। शिवांगी, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी दूल्हे राजा, क्योंकि वो पहले ही आप पर फिदा हो चुकी है और आप उन पर। अविनाश ने शिवांगी को दरवाजे पर खड़ा देखकर कहा, मॉम आपका भाई, बस मैं तो ऐसे ही बात कर रहा था। राम ने मुस्कुराते हुए रूम के अंदर आए और अविनाश के बालों में हाथ फेरते हुए कहा, मैं जानती हूँ किसकी बातें कर रहा था तो खुद से, लेकिन चिंता मत करो, थोड़ी दिनों की बात है, फिर तेरा सर खाने वाली और जिसका सर तू खाने वाला है वह आ जाएगी, तो फिर तुझे अकेले बातें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अविनाश मुस्कुराते हुए शिवांगी के गले लग गया और कहा, थैंक यू सो मच मॉम, ये सब सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। आप सच में, आप दुनिया की सबसे बेस्ट मॉम हो। अगर आज मेरी अपनी माँ भी होती ना, तो वह भी शायद मुझसे इतना प्यार ना करती जितना आप करती है मुझे। शिवांगी ने अविनाश को आपका पीछे उठाते हुए गुस्से से उसका कान पकड़ा और कहा, तो मैं क्या तुम्हारी अपनी माँ नहीं हूँ? फिर मुझे यहाँ पर आना की क्यों है अविनाश? ठीक है, अब मुझसे बात मत करना और कोई भी बात हो मुझसे शेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। जब मुझे अपनी माँ मानते ही नहीं है तो क्यों मुझे मोम कहता है? उद्धरण चिन्ह। अविनाश ने शिवांगी के कंधों को पकड़ते हुए कहा, सो सॉरी मॉम, वो बस ऐसे ही अचानक मुंह से निकल गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मुझे इतना प्यार करते हैं ना, शायद इसी वजह से मुझे अपनी माँ की याद आ जाती है। लेकिन आगे से कभी ऐसा नहीं होगा, मेरे लिए आप और डैड मेरी सारी दुनिया हो। शिवांगी ने मुस्कुराते हुए अविनाश के बालों में हाथ फेरा और कहा, अच्छा अब जल्दी से बाहर आ जाओ, हमें चलना है, तुम्हारी होने वाली दुनिया इंतजार कर रही होगी। शादी से पहले नहीं, नई दुल्हन को ऐसे इंतजार नहीं करवाना चाहिए। मुंबई का एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल, जहां युवांशी और करण शॉपिंग कर रहे थे। करण के फोन पर लगा हुआ था और युवांशी कुछ ड्रेसेज सिलेक्ट कर रही थी। ये शॉपिंग मॉल बहुत बड़ा था और यहाँ सिर्फ विप लोग ही आते थे। यहाँ का फर्श भी मिरर तरह चमक रहा था। बहुत सारा सामान तरतीब में रखा हुआ था। बहुत सारे लोग आने वाले विप लोगों को सामान देखने में हेल्प कर रहे थे। युवांशी ने करण की तरफ देखते हुए कहा, यह क्या है करण, कब से तुमसे पूछ रही हूँ कौन सी ड्रेस लूं, कौन सी अच्छी है या नहीं, और तुम फोन में घुसे हुए हो। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो मैं तुम्हारा ये फोन पटक पटक कर यही तोड़ दूंगी। करने ने युवांशी की बात सुनकर जल्दी से फोन जेब में रखा और कहा, बिल्कुल भी नहीं, ये फोन मेरे बहुत ही बड़े और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन और बहुत इम्पोर्टेंट काम है, तो तुम बताओ कौन सी ड्रेस लेनी है, मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। युवांशी,
हाँ, अगर ऐसे ही हर एक बार मान जाओ तो मुझे कुछ भी गुस्से में कहने की जरूरत ना पड़े। करण, तुम्हारे सामने मान जाता हूँ इसका मतलब गलत मत समझ लेना। तुम्हें प्यार करता हूँ इसलिए मान लेता हूँ, वरना आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई करनी सिंघानिया से ऐसे बात करने की। युवांशी, वॉटेवर, अब मेरे साथ आओ और मुझे बताओ कौन सी ड्रेस अच्छी लगेगी मुझ पर। फिर मैं वही ट्राई करके तुम्हें दिखाती हूँ। तुम्हारे बर्थडे के लिए ड्रेस लेनी है, सबसे अच्छी मैं लगनी चाहिए वहाँ। करण, तुम जो भी वह करोगी अच्छी लगोगी, लेकिन अब जल्दी करो, मुझे एक जरूरी काम से जाना है। युवांशी, तुम्हारे ये काम है संडे के दिन भी खत्म नहीं होंगे, चलो मेरे साथ। युवांशी ने करण का हाथ पकड़ा और उसे वहां से लेकर जाने लगी, लेकिन तभी युवांशी की नजर सामने पड़ी। सामने शिवांगी और युवराज के साथ अभिनव और अक्षिता आ रहे थे। अक्षिता ने रेड कलर का सूट पहना हुआ था और माथे पर ब्लैक कलर की छोटी सी बिंदी लगाई हुई थी। उसने बाल खुले छोड़ रखे थे, वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। युवराज और शिवांगी ने भी युवांशी को देख लिया था। युवराज ने युवती के पास आकर कहा, हाउ यू प्रिंसेस। युवांशी ने युवराज के पास जाकर उसे गले से लगाया और फिर शिवांगी की तरफ जाकर उसे भी गले से लगा लिया। युवांशी ने सामने अविनाश की तरफ गुस्से से देखा और कहा, मोम डैड, आपने यह नया बिजनेस शुरू कर दिया है क्या? एक और नई लड़की को गोद ले लिया क्या? अनाथों की कमी थी क्या पहले आपके घर में? शिवांगी, जबान को कंट्रोल रखो। युवांशी, मैंने सोचा था कि शादी के बाद तुम में थोड़ा तो चेंज आएगा, लेकिन तुम पहले से भी ज्यादा बदजुबान हो गई हो। तुम्हारे पति ने लगता है तुम्हें कुछ नहीं सिखाया। युवांशी, मेरे पति ने तो मुझे बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन किसी को ऐसे सड़क उठाकर अपने घर में ले आना ये सब नहीं सिखाया मॉम। युवराज, बस करो युवंशी, तुम पास नहीं आती ना, मॉम है वो तुम्हारी, तुम्हें अपनी मॉम से बात करने की तमीज नहीं है। और जिसके बारे में तुम बात कर रही हो वह तुम्हारा भाई है, तुम्हारा बड़ा भाई, और वह उसकी होने वाली बीवी है, तुम्हारी भाभी। युवांशी ने नफरत से अविनाश की तरफ देखा और कहा, कोई भी अनाथ मेरा युवंशी ओबरॉय का भाई नहीं हो सकता डैड। आप किसी को भी सड़क से उठा कर ले आएंगे और कहेंगे कि यह मेरा भाई है। इतने सालों तक मुझे धोखे में रखा कि यह मेरा बड़ा भाई है। शिवांगी, तुम्हें अविनाश से प्रॉब्लम क्या है युवंशी? वो तुम्हें छोटी बहन की तरह ट्रीट करता है, इतनी मोहब्बत करता है वह तुमसे, और तुम हो कि हर वक्त उसे ताने देने से बाज नहीं आती। करण ने युवंशी का हाथ पकड़ लिया और कहा, युवांशी जी अब बस करो, आगे कुछ भी मत बोलो। मॉम डैड को तुम्हारी फैमिली है, तुम ऐसे बात करोगी उन लोगों से, उन्हें बुरा लग रहा है, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? उद्धरण चिन्ह। एपिसोड 148, तुमसे शादी करके पछता रहा हूँ। युवांशी ने करण की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, अगर इन लोगों को बुरा लग रहा है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है करण? उद्धरण चिन्ह डॉट। यह मेरा और इनका मैटर है, और तुम नहीं जानते इन लोगों ने इतने सालों तक मुझे धोखे में रखा, इस अनाथ को राखी बांधी है मैंने, मुझे लगा था यह मेरा अपना भाई है। जब मुझे पता चला कि यह इन लोगों ने कहीं सड़क से उठाया हुआ है तो मेरे दिल पर क्या गुजरी ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। शिवांगी युवांशी के पास आकर जोर से चिल्लाते हुए बोली, शट अप युवांशी, तुम कुछ ज्यादा दिमाग पर चढ़ गई हो। कितनी बार कहा है तुमसे कि अविनाश के लिए अनाथ शब्द यूज मत करना, वह मेरा बेटा है और मैं उसकी माँ हूँ, इससे बड़ा सच और कुछ भी नहीं है। पता नहीं तुम उससे इतनी नफरत क्यों करती हो। उद्धरण चिन्ह। युवांशी गुस्से से कुछ और कहने ही वाली थी कि तभी अविनाश सामने आया और उसने युवांशी के सामने अपना हाथ करते हुए उसे रोक दिया और कहा, बस करो युवांशी, अब आगे एक शब्द भी नहीं। आज तक तुमने मुझे इतनी बहुत बुरी बातें की, मैं तुम्हारी नफरत, तुम्हारी बातें सब बर्दाश्त करता रहा, लेकिन आज नहीं। अगर तुम मुझे अपना कुछ भी नहीं समझती तो आई डोंट केयर। मैं भी तुम्हें अपनी बहन नहीं समझता, लेकिन मेरे मॉम डैड को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। ये मेरे मॉम डैड है और अब इसके आगे मुझे और कुछ भी नहीं सुनना, वरना मुझसे बुरा और कुछ भी नहीं होगा। मैं यह नहीं देखूंगा कि तुम्हारे साथ तुम्हारा पति है या कोई और। युवांशी ने गुस्से से अविनाश की तरफ देखते हुए कहा, हाउ डेयर यू इडियट, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम युवांशी ओबरॉय को आंखें दिखा रहे हो। क्या करोगे तुम बताओ।
मैं कुछ भी बोलूंगी तो तुम क्या करोगे? मुझे करण और मॉम दाद की सपोर्ट की जरूरत नहीं, तुम मुझे हाथ में लगा कर दिखाओ, मैं तुम्हारे हाथ काट कर यही फेंक दूंगी। अविनाश, मुझे इतना घटिया काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब घटिया काम सिर्फ तुम सोच सकती हो। किसी को मारना, किसी के बारे में कुछ भी करना, कोई भी घटिया ख्याल रखना, ये सब सिर्फ और सिर्फ तुम कर सकती हो। अब प्लीज जाओ यहाँ से, हमारा दिन और मूड दोनों मत खराब करो, शायद हमें आ जाना ही नहीं चाहिए था। युवांशी ने अविनाश की तरफ देखकर कहा। शट अप यू बेस्टेड, बल्कि तुम मनहूस मिल गए मुझे। करण ने जबरदस्ती युवांशी का हाथ पकड़ के उसे खींचा और एक तरफ ले जाकर कहा, ये सब क्या है युवंशी? तुम यहाँ पूरे मॉल में मेरी इज्जत उछाल रही हो, यहाँ सब लोग आते जाते तुम्हें देख रहे हैं और तुम कैसे बातें कर रही हो अपने ही घर वालों से। ये सब तो कहीं और भी हो सकता है ना? यहाँ इतने लोगों के बीच ये तमाशा करना जरूरी है क्या? युवान, यू शट अप। करण, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? मैं जहाँ जाऊँ कुछ भी करूँ, मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ, तुम जो मुझ पर हक जमाते रहते हो, और तुम भी दफ हो जाओ लोगों के साथ। करण ने जैसे युवांशी के मुंह से यह बात सुनी, उसने एक जोरदार थप्पड़ युवांशी के मुंह पर मार दिया। जैसे हो वो थप्पड़ युवान जी के मारते हुए युवराज और शिवांगी ने देखा। युवराज युवंशी की तरफ आने लगा, लेकिन शिवांगी ने वही उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और कहा, बिल्कुल नहीं युवराज, आज तुम नहीं रोकोगे, तुम्हें मेरी कसम, वो खुद ये डिस्टर्ब करती है और वह उसका पति है, कोई और नहीं। करण ने युवंशी से कहा, मैंने बहुत बड़ी गलती करती है, आज मुझे मॉम की सारी कहानी बातों का एहसास हो रहा है। तुम वह लड़की हो ही नहीं जो मैंने तुम्हारे दिल के बारे में सोचकर तुम्हें समझा था। किसी इंसान को किसी दूसरे का दिल मिल जाने से उसकी आदतें वैसी नहीं हो जाती। तुम्हारा दिमाग एकदम घटिया है और तुम्हारी सोच भी, किसी से बात करने तक की तमीज नहीं है तुम्हें। मॉम की बात को सोचकर आज मुझे रिलायंस हो रहा है कि तुमसे शादी करने के बाद मैं सच में पछता रहा हूँ। एपिसोड 149, जैसा घटिया बेटा वैसी घटिया माँ। युवांशी ने अपनी गाल पर हाथ रख लिया और इधर उधर देखा तो कई लोग युवांशी की तरफ ही देख रहे थे। युवांशी ने करण की तरफ गुस्से से देखा और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? तुमने युवंशी ओबरॉय को थप्पड़ मारा? उद्धरण चिन्ह डॉट। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम एक बेवकूफ आदमी मुझे। करण ने युवंशी को आगे कुछ भी कहने से रोक दिया और उसके आगे अपना हाथ करते हुए कहा, अब आगे कुछ नहीं बोलोगी तुम, मुंह बंद रखो अपना। तुम्हारी बदतमीजी और ये नफरत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसे मैंने सिर्फ तुम्हारा बचपना समझा था, लेकिन ये तो तुम्हारी एक अकड़ और नफरत है लोगों के लिए। अविनाश ने युवराज और शिवांगी से कहा, मॉम डैड, हमें यहाँ से चलना चाहिए। इस टाइम अगर हम यहाँ रहेंगे तो वो दोनों आपस में और ज्यादा लड़ेंगे। युवराज, अविनाश, अपनी मॉम और अक्षता को लेकर जाओ यहाँ से, मैं युवांशी से बात करके आता हूँ। मुझे उसे समझाना है। शिवांगी ने कहा, मैं भी यही रहूंगी युवराज तुम्हारे साथ ही, तो मुझे भी उससे बात करनी है, मैं माँ हूँ उसकी। शिवांगी ने अविनाश और अक्षता को इशारा किया और अविनाश ने अक्षता से कहा, अक्षता, हम यहाँ से चलते हैं, आपको कुछ चाहिए तो हम आगे से ले लेंगे। अक्षता ने वहां समय की नजाकत को समझते हुए हाँ में सिर हिला दिया और कहा, हाँ ठीक है, लेकिन आंटी अगर आपको प्रॉब्लम है तो मुझे शेयर कर लीजिए, ये भी तो अब मेरी ही फैमिली है ना। और वो आपकी बेटी बार बार अविनाश को अनाथ क्यों कह रही थी? उद्धरण चिन्ह। शिवांगी ने हैरान होते हुए अक्षता से कहा, तो इसका मतलब अविनाश ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? अविनाश, मैंने कहा था ना, अपनी किसी भी बीती हुई ऐसी याद को अपने होने वाले लाइफ पार्टनर के साथ जरूर शेयर कर लेना। अविनाश, लेकिन आपको पता है ना, मैं तो खुद ही भूल जाता हूँ कि मैं। शिवांगी, हाँ तो ये भूलने वाली बात ही है, लेकिन अगर अक्षता को इससे कोई प्रॉब्लम है तो तुम्हें शादी से पहले पता चल जाएगी। शादी के बाद युवंशी की तरह पछताने के बजाय तुम लोग अपनी जिंदगी एक दूसरे के सच को जानकर अच्छे से जी पाओगे। और जहां तक तुम्हारा सवाल है, और तुम मेरे बेटे थे, हो और हमेशा रहोगे, ये सच कभी भी बदलने वाला नहीं है। अविनाश और अक्षता मॉल से बाहर निकल गए और अक्षता ने कार में बैठते ही अविनाश से कहा,
अविनाश, आप मुझे प्लीज बताएं, वह लड़की आपको अनाथ क्यों कह रही थी और उससे पहले कभी देखा क्यों नहीं? उद्धरण चिन्ह डॉट। मेरा मतलब अगर वो आपकी बहन है तो। अविनाश ने अक्षता से कहा। आई एम सॉरी अक्षता, मैं आपसे छुपा लेकिन क्या करूं? मेरे लिए भी इस बात की इतनी ज्यादा कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि यही मेरा परिवार है और यही मेरी फैमिली है। लेकिन असल बात तो यह है कि मुझे जन्म देने वाली माँ शिवांगी मॉम नहीं है। अक्षता ने हैरान होते हुए कहा। क्या मतलब आपका शिवांगी आंटी आपकी माँ नहीं है तो कौन है आपकी माँ? उद्धरण चिन्ह। अविनाश ने अक्षता को सारी बात बता दी कि कैसे शिवांगी की जान बचाने के लिए शिवांगी ने उसकी माँ से वादा किया था कि वह अविनाश का सारी उम्र ख्याल रखेगी अपना बेटा बनाकर, और शिवांगी ने आज तक अपना वादा निभाया। युवराज ने भी उस टाइम अविनाश को बाप का प्यार दिया, उसे अपना नाम दिया। उसकी माँ ने युवंशी और शिवांगी की जान बचाई थी, युवंशी जो अभी शिवांगी के पेट में ही थी। अक्षता ने अविनाश की सारी बात पेशेंट के साथ सुनी और अविनाश के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, तो आपको ये बात मुझे पहले बता देनी चाहिए थी अविनाश। ये तो आंटी और अंकल का बड़प्पन है कि उन्होंने आपको अपना बेटा बनाया और आज भी वह आपको अपना बेटा मानते हैं। अविनाश, मुझे पता है अक्षता, और मेरी माँ को तो कैंसर था और वो मरने वाली थी। ये बात जानकर भी मॉम और डैड ने मुझे अपना नाम दिया। लेकिन जब युवांशी 7 साल की थी तो उसे ये बात पता चली तो वो मुझसे उसी टाइम से नफरत करने लगी। उसे गरीबों से सख्त नफरत है और शायद उसे यही लगता होगा कि मैं कहीं से भी उठकर उसकी लाइफ में आ गया। अक्षता, आप चिंता मत कीजिए अविनाश, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा, और वैसे भी आपके पास तो आपकी मॉम डैड है ना, और मैं हूँ आपके पास। उन्हें भी जल्दी समझ आ जाएगा कि उनकी मम्मी वजह से आज वो इस दुनिया में है। अगर वह उसे दिन सामने ना आती तो शायद वो और उनकी मॉम यानी शिवांगी आंटी इस दुनिया में ही नहीं होती। अविनाश, लेकिन पता नहीं अक्षता, बहुत सालों से उसकी नफरत झेल रहा हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि मेरी बहन मुझसे प्यार करे, मुझे राखी बांधे। कितने सालों से ये हाथ राखी का इंतजार कर रहे हैं। पता है बचपन में मुझे राखी बांधती थी, प्यार भी बहुत करती थी, लेकिन जब उसे कहीं से पता चल गया कि मैं उसका भाई नहीं हूँ तब से सिर्फ मुझसे ऐसी नफरत करती है। वो तो मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। अक्षता ने अविनाश का हाथ थाम लिया और उसके कंधे पर सर रखकर उसे दिलासा देने लगी। अविनाश ने भी अक्षता के सिर के ऊपर अपना कर रखा और दोनों वहां से निकल गए। मॉल में करण ने युवांशी का हाथ पकड़ा और उसे जबरदस्ती वापस ले जाने लगा, लेकिन युवांशी ने करण का हाथ झड़कने की कोशिश करते हुए कहा, यू इडियट, हाथ छोड़ो मेरा, तुमने मुझ पर हाथ उठाया, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाली। युवराज ने करण को रोकते हुए कहा, 1 मिनट रुको करण, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और युवांशी से भी। करण ने युवराज की तरफ पलट कर देखा लेकिन युवांशी का हाथ नहीं छोड़ा। करण ने कहा, आई एम सो सॉरी ससुर जी, अगर आपको मेरी कोई बात में बदतमीजी नजर आए तो उसके लिए पहले से माफी चाहता हूँ। आप मेरे पिता समान है, लेकिन यह मेरा और युवंशी का पर्सनल मैटर है। अभी मेरी पत्नी है तो इसे कंट्रोल में रखना मेरा फर्ज भी है और अधिकार भी। जब भी आपके घर में होगी तो आपकी बेटी होगी, तब आप इसे जो कहना चाहेंगे, जो मुझे समझाना चाहेंगे, समझ लीजिए। लेकिन अभी मुझे अपनी बीवी को अपने घर लेकर जाना है। आई होप यू अंडरस्टैंड। प्लीज डोंट माइंड। युवांशी गुस्से से, यू ब्लडी इडियट, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। न ही मैं तुम्हारी कोई बीवी हूँ, छोड़ो मुझे डैड, इसे कहो मुझे छोड़े। युवराज ने कुछ नहीं कहा क्योंकि वह समझ गया था करण अब जो कह रहा था वह सही ही है। युवांशी बहुत ज्यादा बदतमीज हो गई थी, असल में बचपन से ही ऐसी थी, लेकिन शायद उन लोगों ने अपने लाड प्यार की वजह से कभी उसे पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि वह कितना ज्यादा बिगड़ती जा रही है। उसका बिहेवियर किसी भी इंसान के लिए बुरा होता जा रहा था। उसे अपने से ज्यादा किसी और की परवाह ही नहीं थी। युवराज ने खुद को कंट्रोल किया कि अभी करण जो भी कह रहा है वह सही कह रहा है। युवंशी को अभी से कंट्रोल नहीं किया तो वह सभी के लिए अच्छा नहीं होगा। शिवांगी ने पीछे से आकर युवराज के कंधे पर हाथ रखा और कहा, युवराज समझने की कोशिश करो, अभी करण जो कर रहा है वह सही है और युवांशी की बदतमीजी बहुत बढ़ गई है। शायद इसमें हमारी परवरिश की ही कमी है। वो बेचारा पता नहीं क्या चीज खेल रहा होगा। युवराज,
तो इसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। शिवांगी, हमने उसे जबरदस्ती नहीं की थी कि वह युवांशी से शादी करे, उसने अपनी मर्जी से युवांशी से शादी की थी। तो अब युवांशी को सुधारना या बिगाड़ देना उसके खुद के हाथ में है। हम उसके माँ बाप हैं, कभी भी अपनी बेटी के लिए बुरा नहीं चाहेंगे और मैं अपनी प्रिंसेस से बहुत प्यार करता हूँ। युवराज 2 शुरू से कभी शिवांगी की समझ में नहीं आया, कभी वो इतना समझदार होता है और कभी अपनी जिद पर अड़ जाता है, और युवंशी तो युवराज से भी 4 कदम आगे है। वह तो कभी भी कुछ नहीं समझने को राजी हो नहीं होती, वो तो हमेशा और हमेशा सिर्फ अपनी जिद पर ही रहती है। इसीलिए शायद सभी को युवांशी जी की बोलने और बात करने पर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो कभी भी किसी से बात करने में बिल्कुल यह नहीं सोचती कि किसी को कितना बुरा लग रहा होगा। दूसरी तरफ सिंघानिया हाउस, करण ने ड्राइवर को कर के सामने रोकने को कहा और युवांशी का हाथ पकड़कर जबरदस्ती उसे घर के अंदर ले गया। युवांशी बार बार करण को अपना हाथ छोड़ने के लिए कहती रही, लेकिन करण उसका हाथ कसकर पड़े हुए था और उसे अंदर लेकर आया। जैसे ही करण और युवांशी अंदर आए, राखी जी परेशान सोफे पर बैठी हुई थी। शायद कुछ बात हुई थी जो वह करण को बताना चाहती थी, लेकिन करण और युवांशी को ऐसे देखकर राखी जी और अचिंत के साथ करण के चाचा चाची भी थोड़ा परेशान हो गए। अचिंत ने कहा, करण क्या हुआ है, तुम ऐसे पकड़कर क्यों लेकर आ रहे हो युवांशी को? तुम दोनों ने फिर से झगड़ा किया क्या? करण ने कहा, नहीं डैड, ऐसी कोई बात नहीं है, वो हम रूम में जा रहे हैं, बस थोड़ा थक गए हैं। युवांशी ने गुस्से से कहा, हाँ तो इन लोगों को भी बता दो ना कि क्या महान काम किया है तुमने। आपके बेटे ने मुझ पर हाथ उठाया है, मुझ पर यानी युवांशी ओबरॉय पर। इसकी इतनी हिम्मत, आपके पूरे परिवार को अंदर करवा दूंगी मैं डोमेस्टिक वायलेंस के केस में। और वैसे भी युवांशी ओबरॉय में इतनी ताकत है कि वह तुम जैसे को जेल में चक्की पिसाने भेज सकती है, चाहे तुम कितनी बड़े बिजनेसमैन हो। राखी, युवांशी, ये तुम कैसे बात कर रही हो? अगर तुम दोनों में कोई झगड़ा हुआ भी है तो यह ऐसे सबके सामने तमाशा क्यों खड़ा कर रही हो बेटा? तुम जो आप उसमें बात करके सॉर्ट आउट कर लो। युवंशी, वैसे भी आप लोगों से उम्मीद थी क्या की जा सकती है? जैसा घटिया आपका बेटा वैसे ही घटिया आप। करण ने युवांशी की बात सुनकर गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। युवांशी, पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह डॉट। अगर आइंदा मेरी माँ को ऐसा कुछ भी कहा तो तुम्हारी ये जुबान काट कर ही फेंक दूंगा। युवांशी, तो तुम मेरी जुबान काट कर फेंकोगे? अभी ही बताती हूँ तुम्हें। युवांशी जी ने गुस्से से अपना फोन दूर फेंक दिया और ऊपर रूम की तरफ जल्दी में निकल गई। कारण उसके पीछे जाने लगा कि तभी युवांशी का फोन बजने लगा। करण ने वह फोन लेते हुए कहा, मोम, मैं उससे बात करता हूँ, आई एम सो सॉरी, उसके लिए मुझे नहीं पता तो वह इतनी बदतमीज निकलेगी। राखी, करण अभी तुम जाओ और उससे बात करो पहले। करण ने युवांशी का फोन पर किसी लड़की का फोन आता देखकर फोन कट कर दिया, लेकिन जैसे करण ने फोन कट कर किया फिर से वो फोन बजने लगा। करण ने वह फोन लिया और ऊपर जाने लगा और सीढ़ी पर ही उसने फोन उठा लिया कि शायद कोई जरूरी फोन है जो बार बार आ रहा है। अभी करण कुछ कहने ये वाला था कि तभी सामने से किसी लड़की की आवाज आए, हेलो युवांशी, तुमने बताया नहीं यार, मैं कब से परेशान हो रही थी, अबॉर्शन किट ने अपना असर कर दिया ना? हाँ वैसे कर ही दिया होगा, लेकिन फिर भी मैंने सोचा एक बार कंफर्म कर लूं कि कहीं कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हुआ। करण ने जैसे ही मोबाइल से ये आवाज सुनी उसके हाथ वही सीढ़ी पर रुक गए और वो वही अपनी जगह पर खड़ा हो गया। करण को सब कुछ धुंधला दिखाई देने लगा, जैसे उसे कोई बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज सुनने को मिल गई हो। एपिसोड 150, तुम प्रेग्नेंट थी और युवांशी को घर से निकालना। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आ रही होगी। करण को ऐसे देखकर राखी जी ने कहा, क्या हुआ करण, तुम ऐसे परेशान क्यों हो गए? किसका फोन था? करण ने फोन लिया और बिना कुछ बोले ऊपर जाने लगा। राखी ने सुमित्रा से कहा, मैंने कहा था इस लड़के से, ये लड़की नहीं है घर परिवार संभालने वाली लड़कियों में से। अब पता नहीं करण मेरा बेटा कितना परेशान हो रहा होगा इसकी वजह से। अचिंत, बस करो राखी, करण कोई छोटा बच्चा तो नहीं है जिसे हमें ऐसे समझाने की जरूरत पड़े। उसे अपने अच्छे बुरे की समझ है, अब इस मामले को भी उसे खुद सुलझाने दो।
करण कमरे में पहुंचा और उसने देखा कि युवांशी ने अपना बैग पैक कर लिया था और वो कमरे से बाहर जाने के लिए निकलने ही वाली थी। युवंशी ने करण को देखकर गुस्से से कहा, अब यहाँ क्या करने आए हो बेवकूफ आदमी। उद्धरण चिन्ह डॉट। मैं जा रही हूँ इस घर से और अगर अब मुझे रोकने की कोशिश की तो देख लेना, अब चाहे तुम कुछ भी कहो मैं नहीं रुकने वाली। करण ने युवंशी का फोन युवंशी की तरफ करते हुए गुस्से से कहा, तुम प्रेग्नेंट थी युवंशी, तुमने मुझसे क्यों छुपाया और तुमने अबॉर्शन किट भी ले ली, वो भी बिना मुझसे पूछे या बिना मुझे बताएं। युवांशी एक पल के लिए थोड़ा घबरा गई क्योंकि अचानक करण ने उससे ये सवाल कर लिया था और वह नहीं जानती कि करण को ये सब कहाँ से पता चला और युवंशी करण के गुस्से को भी जानती थी। अब ये फैसला करने का हक तो करण और युवंशी दोनों का होना चाहिए था, लेकिन युवंशी ने बिना करण को कुछ भी बताया अबॉर्शन किट ले ली तो करण को गुस्सा आना तो लाजमी ही था। लेकिन युवान ने फिर भी करण की बात का कोई जवाब देना जरूरी नहीं समझा और अपना बैग उठाकर वहां से जाने लगी, लेकिन करण ने युवंशी का हाथ पकड़ लिया और इतनी जोर से हाथ पकड़ा कि युवंशी को दर्द होने लगा। युवांशी ने गुस्से से कहा, इडियट हाथ छोड़ो मेरा, मुझे दर्द हो रहा है। करण ने युवंशी को एक झटके के साथ अपनी तरफ मोड़ा और कहा, और तुमने ये जो किया तुम्हें क्या लगता है उसके बाद मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हुआ होगा, तुमने एक बार भी मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा। युवंशी ने बेपरवाही के साथ कहा, हाँ तो इसे मैं तुमसे पूछने वाली बात ही क्या थी। मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए था, मुझे नहीं पता करना था तो मैं अबॉर्शन करवा दिया, और अगर यह बच्चा तुम्हें पैदा करना होता तब तुम्हें पता चलता मेरी फीलिंग्स के बारे में। करण, तो तुम एक बार मुझसे बात तो करती, हम मिलकर कुछ ना कुछ डिसाइड कर लेते, लेकिन तुमने बिना कुछ सोचे समझे खुद ही यह फैसला ले लिया और वह भी इतना बड़ा फैसला अकेले ले लिया तुमने। युवांशी, हाँ ले लिया मैंने फैसला और यही मेरी मर्जी है। अब मुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। प्लीज मेरा दिमाग खराब मत करो और हाथ छोड़ो मेरा, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। करण ने गुस्से से युवांशी का हाथ छटक कर छोड़ दिया और चिल्लाते हुए कहा, हाँ तो दफा हो जो इस घर से और आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, तुम सिर्फ और सिर्फ एक बदतमीज बदलिहाज और मतलबी लड़की हो जो अपने अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचती। तुम जानना चाहती थी ना कि मैं हर वक्त इस दिल के बारे में क्यों बात करता हूँ जो तुम्हारे सीने में धड़क रहा है, तो सुनो क्योंकि ये दिल मेरी तनुजा का है जिससे मैंने प्यार किया था। युवांशी हैरानी से, क्या मतलब तुम्हारा? उद्धरण चिन्ह डॉट। तुम किसी और से? उद्धरण चिन्ह। करण, हाँ मैं करता था, तनुजा से प्यार से हमेशा करता रहूंगा। मेरी तनुजा को ब्रेन ट्यूमर था लेकिन उसने मुझे नहीं बताया, एंड टाइम पर जब मुझे पता चला तब बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन उसका दिल उसने अपनी मर्जी से दान कर दिया था क्योंकि वो चाहती थी कि वो किसी और के शरीर में भी अच्छाई जिंदा रख सके, लेकिन वो भी गलत थी इस मामले में और मैं भी। मुझे तो यही लगता था कि जिसके सीने में मेरी तनुजा का दिल होगा वो भी मेरी तनुजा की तरह ही होगा। युवांशी ने कुछ भी नहीं कहा और उसके हाथ से उसका सूटकेस भी छूट गया था। वो बस एक अजीब नजरों से करण को देख रही थी। युवांशी को करण की बातें सुनकर यकीन नहीं हो रहा था। युवांशी, इसका मतलब तुमने ये शादी प्यार सिर्फ इस दिल के लिए किया था? तुमने मुझसे नहीं बल्कि इस दिल से प्यार किया था। तुम्हें मेरी कोई परवाह ही नहीं थी। करण गुस्से से, तुम्हें जो समझना है समझ लो, लेकिन सच यही है कि तुम कभी भी तनुजा की तरह नहीं हो सकती। तुमने अपने हाथों से अपने और मेरे होने वाले बच्चे को मार दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट। तुम मेरे क्या किसी के प्यार के लायक नहीं हो। चली जाओ यहाँ से और अब तुम्हें मेरे पास वापस आने की जरूरत नहीं है। युवांशी, ठीक है तो फिर मुझे भी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है सिस्टर करण सिंघानिया, आज के बाद मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, अब सीधा कोर्ट में मिलेंगे डिवोर्स के लिए। करण ने युवंशी की बात पर कोई रिएक्ट नहीं किया और चुपचाप गुस्से से उसकी तरफ देखता रहा। युवांशी ने अपना बैग उठाया और वहां से निकल गई। युवांशी जैसे ही सीढ़ियों से नीचे आई तो उसने देखा कि सभी घर वाले नीचे हॉल में खड़े परेशान हो रहे थे। सुमित्रा ने युवंशी से कहा, क्या हुआ जी बेटा, सब ठीक तो है ना? हुआ क्या तुम दोनों के बीच? युवंशी ने राखी और अचिंत की तरफ देखकर उन्हें ताना मारते हुए कहा,
वही हुआ चाचा जी जो ये लोग चाहते थे। मैं घर से जा रही हूँ, अब इन लोगों को सुकून मिल जाएगा और आइंदा अपने बेटे को लेकर मेरे सामने मत आइएगा। नफरत है मुझे आप सभी लोगों से और खास करके आपके बेटे से। राखी, अगर करण ने कुछ ऐसा किया है तो जरूर उसमें तुम्हारी भी गलती होगी, और वैसे भी हमने तुमसे जबरदस्ती नहीं की थी कि करण से शादी करो। तुमने अपनी मर्जी से उससे शादी की, अब हमें भी कुछ कहने का कोई हक नहीं है तुम्हारा। युवंशी, मैं आप लोगों से बहस नहीं करना चाहती, और आप लोग हैं कौन मेरे लिए। मैं जा रही हूँ आपके घर से, हमेशा हमेशा के लिए खुश हो जाए आप सब। किसी घर वाले ने भी आगे युवंशी से कोई बात नहीं की और युवांशी गुस्से से सिंघानिया हाउस से निकल गई अपना सूटकेस लेकर। युवराज और शिवांगी का घर। युवराज डाइनिंग टेबल पर बैठा था और शिवांगी और अविनाश भी वहीं बैठे हुए थे। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। असल में सभी युवांशी की वजह से परेशान थे। मेड ने सभी को डिनर परोसा और वहां से चली गई। शिवांगी ने अविनाश और युवराज को परेशान देखकर कहा, अरे क्या आप लोग ऐसे बैठे हुए हैं जैसे किसी अफसोस पर आए हो। अब जल्दी से डिनर करो और फिर हम तीनों मिलकर कोई अच्छी सी मूवी देखते हैं। अविनाश ने खाना खाते हुए कहा, नहीं मोम, मेरा मूड बिल्कुल भी नहीं है, आप लोग देखिए, मैं बस अपने रूम में जा रहा हूँ, डिनर करने के बाद मुझे नींद आ रही है। युवराज भी जानता था कि शिवांगी और अविनाश का मूड भी खराब है। आज जो कुछ युवांशी ने किया उसके बाद सभी का मूड खराब था, लेकिन ऐसे वो बैठे रहकर एक दूसरे को परेशान नहीं करना चाहते थे। इसीलिए युवराज ने भी सोचा कि उसे शिवांगी और अविनाश से बात करके उनके दिमाग को किसी और तरफ लेकर जाना होगा। युवराज ने अविनाश से कहा, क्यों भाई, क्यों नींद आ रही है तुम्हें आज इतनी जल्दी? पहले तो 12-1 बजे तक तुम्हें नींद नहीं आती और अब इतनी जल्दी नींद आ रही है। चुपचाप डिनर करो और फिर हम तीनों बैठकर मूवी देखेंगे। किसी की वजह से हम क्यों अपना मूड खराब करें। और ठीक है, अगर तुम्हें नहीं देखनी मूवी, मैं और मेरी बीवी देख लेंगे और थोड़ा प्राइवेट टाइम भी बिता लेंगे। युवराज ने जानबूझकर अविनाश के सामने यह बात कही कि अविनाश कुछ रिएक्ट करेगा। अविनाश ने युवराज की तरफ देखते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं डैड, मैंने कहा ना, जब तक मैं यहाँ हूँ मैं आपको और मोम को कभी भी प्राइवेसी नहीं दूंगा। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, और वैसे भी मोम सिर्फ और सिर्फ मेरी है। युवराज, ओ हेलो, पहले वह मेरी बीवी बनी, फिर तुम्हारी माँ बनी, और ऐसे तुम जोर जबरदस्ती से मेरी बीवी को मुझसे छीन नहीं सकते, समझे? अविनाश मुस्कुराते हुए, तो ठीक है डैड मॉम, हम लोग खाना खाने के बाद मूवी देखते हैं और पूरी रात मूवी देखेंगे। आज डैड को 1 मिनट के लिए भी आपके पास अकेला नहीं छोड़ूंगा मैं। शिवांगी अविनाश और युवराज की बातें सुनकर हंसने लगी और कहा, अविनाश, युवराज तू शुरू से ही बेशर्म था और अब तुम भी उसके तरह बनते जा रहे हो। तुम दोनों बाप बेटे को बिल्कुल शर्म नहीं आती ना? उद्धरण चिन्ह। अविनाश, मोम, ये मेरे और डैड के बीच की बात है। मैं खुद देख लूंगा डैड से, आप मूवी देखने का मौका तैयारी करो। युवराज ने अविनाश को हाथ पकड़कर मोड़ते हुए कहा, अभी इतना बड़ा भी नहीं हुआ तू कि युवराज ओबरॉय एक मुकाबला कर सके, बाप हूं तुम्हारा। शिवांगी घबराते हुए, युवराज हाथ छोड़ दो, उसका हाथ मुड़ जाएगा। युवराज, अपने बेटे की ही चिंता है, आपको भी कोई बात नहीं, हम अब किसी के लगते ही क्या है। अभी युवराज और अविनाश आपस में ही लगे हुए थे कि दरवाजे पर दूर बेल बजने लगी। अविनाश उठने ही वाला था कि शिवांगी ने कहा, रुको अविनाश, मैं देखती हूँ, और तुम दोनों ये बच्चों वाली हरकतें बंद करो अब। शिवांगी ने आकर दरवाजा खोल दिया। सामने देखकर शिवांगी एकदम से शॉक रह गई, उसका मुंह खुला का खुला रह गया और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अविनाश ने कहा, क्या हुआ मॉम, कौन है दरवाजे पर? युवराज और अविनाश भी उठकर सामने आए तो उन्होंने सामने जो देखा वो भी हैरान हो गए थे। तो आपको क्या लगता है, दरवाजे पर कौन हो सकता है? सही जवाब देने वाले का कमेंट मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरी बनाकर डालूंगी। तो आपके जवाब का इंतजार रहेगा, कल मिलते हैं। तब तक मेरी ये एक नई स्टोरी जरूर पढ़ लीजिए, मुझे यकीन है आप सबको पसंद आएगी। ये कहानी का एक चैप्टर है, उसका छोटा सा पार्ट है। सुबह के 7 बज रहे थे लेकिन सक्षम और नियति ऐसे ही सो रहे थे। सक्षम ने नियति के सीने पर सिर रखा हुआ था और नियति के हाथ बेड पर थे।
तभी सक्षम के फोन पर किसी का फोन आने लगा और सक्षम की नींद खुल गई। जैसे ही सक्षम ने सिर उठाकर देखा तो वो खुद हैरान था कि वो नियति के साथ ऐसे लिपट कर सो रहा था। सक्षम ने अपना सिर उठाया और नियति के ऊपर से धीरे से उठा। नियति आराम से गहरी नींद में सो रही थी। सक्षम ने अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, ओह फक, ये मैं इसके इतने करीब कैसे आ गया। सक्षम ने नियति को अचानक से खींचकर उठाया और नियति ऐसे अचानक से हड़बड़ाहट में उठी और आंखें खोलते हुए कहा, क्या हुआ आपने ऐसे अचानक? मेरा मतलब ऐसे कौन उठाता है? सक्षम गुस्से से, मैं ऐसे ही उठाता हूँ और तुम ये बताओ कि कल रात तुम देर तक कहाँ थी? मैंने तुम्हें कितने फोन किए और तुम कहाँ थी? और तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? उद्धरण चिन्ह डॉट। कहाँ पर है तुम्हारा फोन? उद्धरण चिन्ह। नियति ने हल्काते हुए कहा, मैं हॉस्पिटल गई थी मॉम से मिलने और मेरा फोन गिरकर टूट गया। सक्षम, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम ये सब सिर्फ बहाने बना रही हो। तुमने फोन जानबूझकर तोड़ दिया होगा कि मैं तुम्हें फोन ना कर पाऊँ। नियति, मैं ऐसा क्यों करूंगी सर, मुझे यहाँ ही तो वापस आना है, तो मैं आपके लिए अपना फोन क्यों तोड़ूंगी? सक्षम ने नियति का हाथ पकड़ते हुए उसका हाथ मोड़ दिया और कहा, वो तो मुझे पता चल ही जाएगा। सक्षम, खुराना कोई मामूली चीज नहीं है। अगले 1 साल तक तुम चाह कर भी कहीं भाग नहीं सकती और मैं जो चाहूँ तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।